नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। होली अब जा चुकी है और आपने होली के जो रंग लगाए थे वो भी अब तक उतर चुके होंगे, लेकिन होली पर चल रहे विवाद अब भी जारी हैं। आज मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी की सिर्फ इसलिए आलोचना हो रही है क्योंकि उनकी 9 साल की बेटी ने रंगों के साथ होली का त्योहार मनाया और शमी की पूर्व पत्नी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीरों को अपलोड कर दिया। अब कई मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि इस बच्ची ने गुनाह किया है और उसे और मोहम्मद शमी को शरीयत से माफी नहीं मिलेगी। आज हम देश के लोगों से ये पूछेंगे कि जब नसों में बहने वाले खून का रंग भी लाल ही होता है तो फिर रंगों से किसी धर्म का कैसे अपमान हो सकता है। आजकल जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को उसे लाइक और शेयर करने के लिए जरूर कहते होंगे ताकि उस पोस्ट की रीच बढ़ जाए और आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप याद कीजिए, आप अपने दोस्तों से ये जरूर कहते हैं कि मैंने ये पोस्ट किया है, इसे लाइक कर दीजिए या रीपोस्ट कर दीजिए। अब दुनिया के बड़े बड़े नेता भी यही करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अमेरिकी यूट्यूबर को 3 घंटे और 5 मिनट का एक लंबा इंटरव्यू दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पॉडकास्ट के यूट्यूब लिंक को अपने सोशल मीडिया हैंडल से रीपोस्ट किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत है जब दुनिया के 2 बड़े नेता जो दोस्त भी हैं वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप की भी काफी तारीफ की है। और आखिर में आपको यह दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की महिला एजेंट्स ने भारतीय सेना से जुड़े लोगों के बाद अब आम नागरिकों को भी हनी ट्रैप करना शुरू कर दिया है। आज हम आपको कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे जिसमें पाकिस्तानी महिला एजेंट्स सुरक्षा के लिहाज से भारत के कुछ संवेदनशील सैनिक इलाकों में केंद्रीय विद्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों से पहले फोन पर दोस्ती करती हैं और इसके बाद उनसे सेना की जासूसी करवाती हैं। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक तस्वीर से करना चाहते हैं। यह तस्वीर मोहम्मद शमी की 9 साल की बेटी आयरा शमी की है जिसे होली का त्योहार मनाने के लिए अब बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। 14 मार्च को मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहान ने जब सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की होली की तस्वीरें पोस्ट की तो बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों ने मोहम्मद शमी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि जो मुसलमान भारत के मैच के लिए रमजान का रोजा छोड़ सकता है उसकी बेटी होली नहीं खेलेगी तो क्या करेगी। एक बहुत बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि गैर मुसलमानों का त्योहार मनाना नाजायज है और मोहम्मद शमी की बेटी शरीयत की नजर में गुनाहगार है। बताइए, छोटी सी जो बेटी है 9 साल की, उसे भी गुनाहगार बता दिया। मैं आपको जानबूझकर इस मुस्लिम धर्मगुरु का नाम आज नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम ऐसे कट्टरपंथी धर्मगुरुओं को लोकप्रिय नहीं बनाना चाहते, इन्हें हेडलाइन में नहीं रखना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि आज आप खुद ये फैसला लें कि क्या मोहम्मद शमी की 9 साल की बेटी ने होली का त्योहार खेलकर, होली का त्योहार मनाकर कोई अपराध किया है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे सदियों से हर धर्म के लोग मनाते आए हैं। दिवाली, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के त्योहारों पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो रंगों के साथ मनाया जाता है और इस्लाम धर्म भी कहता है कि रंगों का कोई धर्म नहीं होता। कुछ सूफी संत मानते हैं कि कुरान में रंग को अल्लाह से जोड़ा गया है और बताया गया है कि अल्लाह से अच्छा रंग कौन सा हो सकता है और रंगों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आज इसी देश में यह कहा जा रहा है कि होली के रंगों से इस्लाम धर्म की तौहीन होती है। यह तस्वीर जो आप देखेंगे ये वर्ष 2003 की है जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1,500 छात्रों के साथ होली का उत्सव मनाया था और उनसे पहले भी कई मुसलमानों ने होली का त्योहार मनाया है और मुगल शासक अकबर, शाहजहां, जहांगीर और बहादुर शाह जफर भी होली का त्योहार मनाते थे, ऐसा किताबों में इसका जिक्र मिलता है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब इंसान के शरीर में बहने वाले खून का रंग भी लाल होता है तो फिर रंग कैसे किसी का धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं। और यह दुख की बात है
कि पहले मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर विवाद हुआ कि उन्होंने रोजा न रखकर भारत के लिए मैच क्यों खेला। अब उनकी बेटी की होली खेलने पर यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी सच्चे मुसलमान नहीं हैं और यह सब कुछ धर्मनिरपेक्ष देश भारत में हो रहा है। अब आप सोचिए इस छोटी सी बेटी की आखिर क्या गलती है। आज हम यह फैसला भारत के आम मुसलमानों पर भी छोड़ना चाहते हैं कि वो मोहम्मद शमी बनकर खुद को इस देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं या वो इन मुट्ठी भर कट्टरपंथियों को सही मानते हैं जिनके हिसाब से मोहम्मद शमी शरीयत की नजर में गुनाहगार है। आज देश के मुसलमानों को यह तय करना है कि क्या वो एपीजे अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते, क्या कलाम साहब को वो अपना आदर्श नहीं मानते। वो अपना आदर्श कैसे लोगों को मानना चाहते हैं? कलाम साहब जैसे लोगों को अपना आदर्श मानना चाहते हैं, मोहम्मद शमी जैसे परिवार को मानना चाहते हैं, या फिर उन कट्टरपंथी लोगों को अपना आदर्श मानना चाहते हैं, उन्हें ही सच्चा मुसलमान मानना चाहते हैं जो लगातार धर्म का नाम लेकर दो समुदायों के बीच हमेशा उनके बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये आज हमारे मुस्लिम दर्शकों पर हम छोड़ते हैं। अब आपको आज की सबसे चर्चित तस्वीर दिखाते हैं और यह तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड की। आज भारत के दौरे पर आई तुलसी गबार्ड की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी गबार्ड को एक कलश में महाकुंभ का पवित्र जल यानी गंगा जल भेंट किया और कहा कि महाकुंभ के दौरान संगम का पानी पवित्र हो जाता है। और इसके बाद तुलसी गबार्ड ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक तुलसी की माला भेंट की और उनसे कहा कि वो भारत आने पर बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। पहले हमने आपका स्वागत किया था तुलसी जी के लिए, इस बार हम स्वागत कर रहे हैं एक्सेलेंस तुलसी जी। अभी जो महाकुंभ हुआ, गंगा यमुना शरद सभी जिस मुहूर्त था 45 दिन का, तो बड़ा महत्व का माना जाता है। और उस समय देश के 66 करोड़ लोगों ने 660 मिलियन लोग वहां गए उस पानी में डुबकी लगाने के लिए, बन गया। तो उस समय जो पानी होता है तो जो है उस समय का ही गंगा जल है। Thank you very much. This is very good. This is a gift from me in my new position as director, and this is from Tulsi Ji. Tulsi Mala. नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षक भी हैं। जब भारत में एक खास वर्ग में त्रिवेणी के पवित्र जल के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और इसे दूषित बताया गया, तब प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मॉरिशस के राष्ट्रपति और अब तुलसी गबार्ड को महाकुंभ का गंगा जल, ये पवित्र गंगा जल भेंट किया है। अब आप सोचिए हमारे अपने देश में इस पवित्र गंगा जल को लेकर कितना विवाद चलता रहता है। इसे लेकर हमारे विपक्षी दल और भारत का एक वर्ग कितने सारे विवाद पैदा करता है, कितने सारे कुतर्क करता है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस गंगा जल को दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस गंगा जल की ताकत के बारे में लोगों को बता रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोग बहुत प्रसन्नता से खुशी खुशी इसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, एक पवित्र गंगा जल मानकर। यह होती है किसी देश की परंपरा, किसी देश का विश्वास, किसी देश की संस्कृति जिस पर सबको गर्व होना चाहिए। तुलसी गबार्ड 43 वर्ष की हैं और खुद को भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कहती हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं, सनातन धर्म को मानती हैं। वर्ष 2013 में जब वो पहली बार अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य बनी थी, तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और वो ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली नेता बनी थी। भारत के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो भारत से है, उनका परिवार, पीछे से परिवार की जो जड़ें हैं वो भारत से रही होंगी।
लेकिन ये बात सही नहीं है। तुलसी गबार्ड का अगर आप देखें पारिवारिक रिश्ता, वो भारत से कभी भी नहीं है। तुलसी गबार्ड के माता पिता कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, और शुरुआत में उनका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वर्ष 1970 में वो उस समय हिंदू धर्म से प्रभावित हुए जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, और इस आंदोलन का नाम था हरे कृष्ण आंदोलन। और इसी आंदोलन से प्रभावित होकर तुलसी गबार्ड के परिवार ने, मतलब तुलसी गबार्ड की मां कैरल गबार्ड देवहूति दासी बन गई। उन्होंने अपना नाम बदलकर देवहूति दासी रख लिया, और उनके पिता जिनका नाम है माइक गबार्ड, उन्होंने अपना नाम बदलकर कृष्णा कथा दास रख लिया। यानी उनके जो माता पिता थे उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया, और यहां तक कि अपने नाम भी उन्होंने बदल लिए, जबकि उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इनके परिवार में कोई व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ है, ना कोई पारिवारिक रिश्ता भारत से है, लेकिन हिंदू धर्म से प्रभावित हुए। माता पिता दोनों हिंदू बन गए, और उन्होंने अपने नाम भी हिंदुओं के जो रीति रिवाज के हिसाब से नाम होते हैं वो रख लिए, हिंदी नाम रख लिए। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम तुलसी रखा, और यह नाम भी देवी तुलसी से लिया गया, जिनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, और भगवान विष्णु ने ही भगवान कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था, और इसीलिए तुलसी गबार्ड भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। आज भी एक इंटरव्यू में तुलसी गबार्ड ने कहा कि उन्हें हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से शांति, शक्ति और सुकून मिलता है, और वो युद्ध क्षेत्र में भी गई हैं, दुनिया में बाकी जगहों पर भी उन्होंने काम किया है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर युद्ध क्षेत्र में उन्हें जो असली ताकत मिलती है वो मिलती है भगवान श्री कृष्ण से, गीता से, और अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद से। My own personal spiritual practice, my personal relationship with God is the center of my life, and I do my very best every day to live a life that is pleasing to God, and what better way to do that than to do my best to be of service to all of God's children. And so in different times of my life, whether serving in war zones in different parts of the world, or the challenges that we face now, it is Krishna's teachings to Arjuna in the Bhagavad Gita that I turn to in the best of times and the worst of times, and continuously learn critical lessons from Krishna to Arjuna that give me strength, that give me peace, that give me. तो गीता से प्रभावित हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रभावित हैं, और भगवान श्री कृष्ण को वो फॉलो करती हैं। अब सोचिए, आज जब भारत में सनातन धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग इस धर्म की आलोचना करते हैं, इस संस्कृति की ही आलोचना करते हैं, तब तुलसी गबार्ड इसी सनातन धर्म से प्रेरणा लेती हैं और कहती हैं कि उन्हें यह धर्म हर समय सकारात्मक रखता है, हर समय ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। और वो बार बार ये बात कहती हैं कि उन्होंने गीता को पढ़ा है, और गीता में जो उपदेश लिखे हैं वो उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए ताकत देते हैं। हमारे अपने देश में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गीता को इस प्रकार से पढ़ा होगा, जिन्होंने गीता को अपने जीवन में ऐसे ढाला होगा जैसे वहां अमेरिका में बैठकर तुलसी गबार्ड ने किया है। अब हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जो बहस चल रही है उसमें एक नया मोड़ आया है, और क्या वक्फ कानून में वाकई में सुधारों की कोई आवश्यकता है, या फिर केंद्र सरकार बेवजह मुसलमानों को परेशान करने के लिए वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करना चाहती है। आज दिल्ली में वक्फ के मुद्दे पर जंतर मंतर पर 2 बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इनमें पहला विरोध प्रदर्शन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, जो इस बिल का विरोध कर रहा है। इस बोर्ड के सदस्यों और इसके समर्थक मुसलमानों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल संविधान के ही खिलाफ है, और यह मुसलमानों से उनकी जमीनें छीनने के लिए बनाया गया है। यह भारत सरकार एक षड्यंत्र रच रही है मुसलमानों से उनकी जमीन छीनने के लिए। आपको याद होगा जब CAA आया था तब भी यही कहा जाता था कि यह जो कानून है यह भी मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, उनकी नागरिकता छीनने के लिए है।
आज के इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के भी कई नेता और सांसद शामिल हुए और इनमें भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी भी इस बिल का विरोध करेंगे तो यह बिल संसद में कभी पास नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी इस बिल के समर्थन में इस जगह से कुछ ही दूरी पर एक मार्च निकाला और जहां पर वक्फ बोर्ड के सदस्य जो थे, उनके समर्थक जो थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे थोड़ी दूर के दूरी पर हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करके वक्फ संशोधन बिल को देश के लिए जरूरी बता रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला अब संसद से निकलकर सड़कों पर आ गया है और कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह चेतावनी दी है कि अगर यह बिल रद्द नहीं हुआ तो वो शाहीन बाग जैसा एक और आंदोलन करेंगे। चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहां रहा है, बनाया क्या जा रहा है। ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को, आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। अल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको अहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। ये जो बदमाशी हो रही है, वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। हमें तो वहां भी जाने का अधिकार है, जब वो जा सकते हैं तो हमारा भी अधिकार है। जेल जाने को तैयार हूँ और देखो 2-3 लोगों के साथ आया हूँ। मैं अब बवाल करने नहीं आया, लेकिन मैं विरोध करने आया हूँ। ये सरकार का विरोध करेंगे, मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं शाहीन बाग देश, हम भी तो शांति प्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। बताओ मैंने किसके साथ बदतमीजी करी? पुलिस बदतमीजी कर रही है, उनके साथ क्यों नहीं कर रही? हमारे साथ क्यों? मैं तो अकेला हूँ, एक है दो है, कितनी वोट की जरूरत है मेरे लिए? बताओ क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी बात नहीं रख सकता क्या? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून में सुधारों की आवश्यकता है या फिर इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, और इस मुद्दे पर आम मुसलमान क्या सोचते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो देखा, ये तो बड़े बड़े नेता हैं और इन्होंने मुसलमानों का एक तरीके से ठेका ले लिया है, लेकिन क्या वाकई देश का आम मुसलमान भी यही चाहता है कि वक्फ बोर्ड के जो कानून है उनमें कोई सुधार ना हो? हमारे आम मुस्लिम दर्शक क्या चाहते हैं? क्या वो भी वही कह रहे हैं जो कि ये बड़े बड़े नेता कह रहे हैं? हो सकता है मुसलमानों के जो नेता हैं, स्वयंभू नेता, ये तो अपनी राजनीति की दुकान को चमकाने के लिए ये सब करेंगे ही, लेकिन क्या वाकई देश का मुसलमान भी यही सोचता है? सरकार ने वक्फ बिल की समीक्षा के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, जो कानून में बदलाव के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी पहले ही दे चुकी है और सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल को ईद के बाद संसद में पेश करेगी। और इस बिल में पहला बदलाव यह है कि अब अगर वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति, संगठन, कंपनी या सरकार की जमीन पर अपना दावा करता है तो वो व्यक्ति उस दावे के खिलाफ वक्फ
ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। जबकि अभी जो कानून है इसमें उसकी कोई छूट नहीं है। मतलब आज का जो कानून है उसमें अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर अगर दावा कर दे तो आप सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जा सकते हैं, आप देश की किसी और अदालत में नहीं जा सकते। नए कानून में अगर किसी की जमीन विवाद में आती है तो वो देश के अदालत में भी जा सकता है, दूसरी अदालतों में भी जा सकता है, वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा, जो पहले रास्ता बंद था। दूसरा, जब तक कोई जमीन वक्फ को दान में नहीं दी जाएगी तब तक वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपना दावा अब नहीं कर पाएगा। जबकि मौजूदा कानून कहता है कि अगर किसी जमीन पर किसी जमाने में कोई मस्जिद हुआ करती थी या उसका इस्तेमाल इस्लाम धर्म के किसी उद्देश्य के लिए होता था तो वो जमीन अपने आप ही वक्फ बोर्ड की हो जाती थी और वक्फ उस पर कभी भी अपने दावे का नोटिस भेज सकता था। जैसे मान लीजिए बाबरी मस्जिद है अयोध्या में, वक्फ बोर्ड उसे अपनी जमीन मानता है क्योंकि उसमें एक जमाने में मस्जिद हुआ करती थी। ऐसे बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, बहुत सारे ऐसे कब्रगाह हैं जिन पर वक्फ बोर्ड अपने आप ही कह देता है क्योंकि यहां पर कोई ना कोई इस्लाम को लेकर गतिविधि होती थी, इसलिए ये जमीन हमारी ही है। अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा बदलाव, अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य होगा, जबकि मौजूदा कानून कहता है कि महिलाएं और दूसरे धर्म के लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर नहीं हो सकते। चौथा संशोधन यह है कि विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे अब जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि जिस जमीन पर वक्फ ने दावा किया है वो उसकी नहीं है तो वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। जबकि मौजूदा समय में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे करने को लेकर कोई स्पष्ट प्रक्रिया है ही नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सारे बदलाव बिना मुसलमानों की सहमति के किए जा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में इन सुधारों की मांग इसी देश के आम मुसलमानों की तरफ से आई है। वर्ष 2023 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को 148 शिकायतें मिली, जिनमें अतिक्रमण और वक्फ की भूमि की अवैध बिक्री और पंजीकरण में देरी को लेकर चिंता जताई गई थी और ये ज्यादातर शिकायतें देश के आम मुसलमानों ने की थी। इसके अलावा वक्फ की अदालतों में जो 40,951 केस लंबित हैं, सोचिए 40,951 मामले लंबित हैं वक्फ के अदालतों में, उनमें से लगभग 10,000 मामले इसी देश के आम मुसलमानों ने दायर किए हैं जो वक्फ बोर्ड की मौजूदा व्यवस्था से ही परेशान है। वर्ष 2006 में आई सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीनें हैं उससे हर साल उसे कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन वक्फ कहता है कि उसे इन जमीनों से आज भी सिर्फ 200 करोड़ रुपए की ही आमदनी होती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया कि जिन संपत्तियों से वक्फ को हजारों करोड़ रुपए वक्फ कमा सकता था, उनसे वो आज सिर्फ 200 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में ईमानदारी नहीं है, भ्रष्टाचार है। इसीलिए ये 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए थी, इतनी जमीनों पर आमदनी है सिर्फ 200 करोड़ की, क्योंकि बाकी सारा जो पैसा है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आय होती है, आमदनी होती है, उस आमदनी का 7% हिस्सा राज्य के वक्फ बोर्ड के पास जाता है और आरोप है कि कई बार वक्फ बोर्ड को कम पैसे देने के लिए इसमें हेरा फेरी की जाती है। जब आप अपनी आमदनी ही कम दिखाएंगे तो आपको हिस्सा भी कम देना पड़ेगा। इसीलिए वक्फ बोर्ड में हो सकता है कि अपनी आमदनी को लेकर वो आंकड़ों को छुपाता हो। कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेईमानी से बेचा गया है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जबकि इस्लाम धर्म में वक्फ की संपत्ति को बेचना वर्जित माना गया है और इसी बेईमानी को समाप्त करने के लिए सरकार ये बिल लाई है, लेकिन अभी इसे लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। और हमें लगता है कि आज हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है कि जो मुसलमान वक्फ में फैले इस मकड़ जाल को समझते हैं, वो भी शायद विपक्षी दलों के नैरेटिव में फंसकर इस बिल को मुस्लिम विरोधी मान लेंगे और इस तरह वक्फ के कानूनों में कोई सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की संपत्तियों को अल्लाह की संपत्ति माना गया है, जिनसे गरीब मुसलमानों का भला होना था। लेकिन आज हम अपने देश के ही गरीब और आम मुसलमानों से ये पूछना जरूर चाहेंगे कि क्या उन्हें वक्फ की संपत्तियों से आज तक
कोई भी मदद या फायदा मिला है। कुरान में लिखा है कि अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए दान करना जरूरी है और आप जो दान करते हैं उसके बारे में अल्लाह को पता होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वक्फ की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब मुखारिक नाम के एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब से ये कहा था कि वो अपने 7 बागान उन्हें देना चाहते हैं और ये वो बागान थे जिनमें खजूर के 600 पेड़ लगे हुए थे। खजूर के 600 पेड़ इन बागानों में लगे थे। इन बागानों को वो मुखारिक जो है वो दान करना चाहता था। ये जमीन का पहला टुकड़ा था जो दान देने वाले यानी किसी वाकिफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्फ में यानी दान में मिला था। और इस दान में मिली जमीन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के गरीब मुसलमानों की उस समय मदद की थी और वक्फ की संपत्तियों का मकसद भी बिल्कुल यही था, गरीब मुसलमानों की मदद करना। वक्फ की संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों की मदद होनी थी। लेकिन आज हम अपने ही मुस्लिम भाइयों से ये पूछेंगे कि आप में से कितने मुसलमानों की गरीबी वक्फ की वजह से दूर हुई है। हमारे देश में वक्फ बोर्ड साल दर साल लाखों एकड़ जमीनों का मालिक बनता गया, लेकिन इन संपत्तियों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों के जीवन में क्या कोई बदलाव आया है? ये एक बड़ा सवाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के लगभग 32% मुसलमान अशिक्षित हैं यानी पढ़े लिखे नहीं हैं और 30% मुसलमान भारत में गरीब हैं। अगर इस्लाम धर्म में बताई गई बातों का ईमानदारी से पालन किया गया होता तो वक्फ की संपत्तियों से ही मुसलमानों की इस गरीबी और निरक्षरता को दूर किया जा सकता था। लेकिन वक्फ ने आम मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया और वक्फ असल में एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया। और हम ये बात नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कई मुसलमान इससे पहले कह चुके हैं, लिख चुके हैं। आज अगर भारत में वक्फ बोर्ड के पास एक पूरे गोवा, 33 चंडीगढ़, 127 लक्षद्वीप और 2.5 दिल्ली के बराबर की जमीन है तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के कानून बनाए गए जिनमें वक्फ को ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया और वक्फ की संपत्तियों से आम और गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। आज भारत के आम मुसलमान खुद चाहते हैं कि इस कानून में जरूरी सुधार किए जाएं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है और इन सुधारों को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि राज्य के वक्फ बोर्ड में 7 से 11 सदस्य होते हैं और केंद्र के वक्फ बोर्ड में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। और आज आपको यह भी देखना होगा कि जब मुस्लिम देश अपने यहां के वक्फ कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं, दूसरे मुस्लिम देश अगर ये कर रहे हैं, तब हमारे देश में वक्फ को हिंदू मुसलमान वाली राजनीति का एक टूल बनाया जा रहा है। इस बात को आप तुर्की के उदाहरण से समझिए। तुर्की में 99% आबादी मुसलमानों की है। तुर्की में वक्फ की संपत्ति को लेकर कभी कोई पारदर्शिता नहीं थी और वहां वक्फ की संपत्तियों से अर्जित होने वाली आमदनी में कई बार गड़बड़ी के आरोप लगे, यानी वहां के वक्फ में भी बहुत भ्रष्टाचार था। इसके बाद तुर्की की सरकार ने वक्फ के कानूनों में सुधार किया और इसकी संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए नए कानून बना दिए। इसी तरह से जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, वहां वक्फ की संपत्तियों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता नहीं थी पहले, और इसका कारण यह था कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन स्थानीय निकायों के पास था। बाद में वर्ष 2016 में सऊदी अरब ने एक केंद्रीय निकाय बनाया जिसमें वक्फ के प्रबंधन में फैली अव्यवस्थाओं को और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस सऊदी अरब में 93% और जिस तुर्की में 99% आबादी मुसलमानों की है, उन देशों में तो वक्फ के कानूनों में लगातार सुधार किया जा रहा है और वहां ये सुधार आसानी से हो रहे हैं। लेकिन जिस भारत में सिर्फ 15% आबादी मुसलमानों की है और जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां वक्फ कानूनों में बदलाव करना इतना मुश्किल हो गया है कि अब इस पर खुलकर राजनीति हो रही है और कुछ मुस्लिम संगठनों ने तो यह धमकी भी दे दी है कि देश में वक्फ बिल के खिलाफ दूसरा शाहीन बाग जैसा आंदोलन शुरू हो जाएगा। आजकल जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं
तो आप अपने दोस्तों को उसे लाइक और शेयर करने के लिए जरूर कहते होंगे, ताकि आपकी उस पोस्ट की सोशल मीडिया पर रीच बढ़ जाए और आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब ये काम बड़े बड़े नेता भी करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अमेरिकी यूट्यूबर को 3 घंटे और 5 मिनट का एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। इस अमेरिकी यूट्यूबर का नाम है लेक्स फ्रीडमैन। और ये इंटरव्यू आप समझ लीजिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 3 घंटे 5 मिनट का है। आजकल तो फिल्म भी 3 घंटे की नहीं बनती, फिल्में भी 2 घंटे में समाप्त हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी फिल्म भी। लेकिन ये पूरा इंटरव्यू 3 घंटे 5 मिनट का है, यानी पूरी एक फिल्म के बराबर ये इंटरव्यू था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शायद पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और मेटा और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने भी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से इस पॉडकास्ट के यूट्यूब को रीपोस्ट किया है। अब सोचिए, यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू बन गया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, सब इस इंटरव्यू के यूट्यूब लिंक को रीपोस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पॉडकास्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और चीन के संबंधों को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं और इससे दोनों देशों में समरसता और ज्यादा बढ़ेगी और दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। यह चीन का अखबार कह रहा है। अब सोचिए, आपने इससे पहले किस नेता का इंटरव्यू देखा था जिसकी अमेरिका के राष्ट्रपति भी तारीफ कर रहे हैं और चीन का सरकारी मीडिया भी उस इंटरव्यू की तारीफ कर रहा है। आज हमारा एक सवाल यह भी है कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने वाले चीन के सरकारी मीडिया और अमेरिका के पत्रकारों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया जाएगा? ये जो पत्रकार है जिसने ये इंटरव्यू किया है, ये अमेरिका का एक यूट्यूबर है। 3 घंटे का समय उस यूट्यूबर को मिला और उसने कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा होगा जो प्रधानमंत्री मोदी से ना पूछा हो। लेकिन क्या हमारे देश के जो लोग हैं, जो अक्सर भारत की मीडिया पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से कठिन सवाल नहीं पूछते, वो प्रधानमंत्री मोदी से सही सवाल नहीं पूछते, प्रधानमंत्री मोदी अपने विरोधियों को इंटरव्यू नहीं देते, अब प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या ये सारे भी मैनेज्ड लोग हैं? क्या वो चीन का ग्लोबल टाइम्स भी भारत सरकार ने मैनेज कर लिया है? क्या इस यूट्यूबर को भी मैनेज कर लिया गया है? आज बड़ी बात यह है, पूरी दुनिया के नेताओं में एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे ज्यादा 10 करोड़ 58 लाख फॉलोअर्स हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी आ गए हैं और इस पर उन्होंने अपनी सबसे पहली तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शेयर की है, जो वर्ष 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान खींची गई थी। अब यह मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रुथ सोशल पर क्यों आए हैं। क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह इंटरव्यू किया और इसे YouTube पर प्रसारित किया गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने हैंडल से इस इंटरव्यू को रीपोस्ट किया। अब आप यह देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े 2 नेता, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता और एक दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश का नेता, दोनों नेता एक दूसरे को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू का लिंक अपने सोशल मीडिया के हैंडल से पोस्ट किया है और लोगों से कहा है कि इस इंटरव्यू को देखिए। अब ट्रुथ सोशल, आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया गया था तो उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया ट्रुथ सोशल और कहा कि अब मैं ट्रुथ सोशल के जरिए ही लोगों से बातचीत करूंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उसी ट्रुथ सोशल पर भी आ गए हैं, यानी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले आप फेसबुक पर देख चुके हैं, इंस्टाग्राम पर हैं वो, इसके अलावा वो एक्स पर भी हैं और भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो होंगे। लेकिन अब
जो उन्होंने नया ताज़ा प्लेटफॉर्म लिया है वो है ट्रुथ सोशल, और वहां उन्होंने अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है 3 घंटे 5 मिनट का, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की भी बड़ी तारीफ की है और कहा है कि ट्रंप एक साहसी नेता हैं, और हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया था। कि राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया, फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। आपकी अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। हाल के समय में यह प्रधानमंत्री मोदी का सबसे विस्तृत इंटरव्यू है जो उन्होंने एक अमेरिकी पत्रकार को दिया है, और इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के बारे में कहा कि चीन और भारत एक दूसरे से संघर्ष नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। और अब इस बात की चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और चीन के संबंधों को लेकर पॉजिटिव हैं। डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बात कर बल देते हैं, तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू को एक बहुत ही बेबाक, बहुत फ्रैंक और बहुत ऑनेस्ट इंटरव्यू मान रही है। लेकिन इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विपक्षी नेताओं को भी काफी मसाला दे दिया है विवाद पैदा करने के लिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों पर भी खुलकर बात की है और उन्होंने कहा कि इन दंगों को लेकर एक भ्रम फैलाया गया, लेकिन अदालत में उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। तो आप जानते हैं, गोधरा को लेकर और गुजरात के दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमेशा भारत की मीडिया ने लगातार आरोप लगाए हैं। राजनीति में इन आरोपों का लगातार कई वर्षों तक, जब से ये दंगे हुए हैं तब से लेकर आज तक, हर बार चुनाव में, चाहे राज्यों का चुनाव हो और चाहे केंद्र का चुनाव हो, इन दंगों को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इन दंगों पर पहली बार उन्होंने किसी विदेशी मीडिया के सवालों का ऐसा खुलकर जवाब दिया है। तो अब आप सुनिए कि गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना,
आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे, और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, दो बार किया, और अब पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए भी कहा है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े होते हैं और पाकिस्तान की ओर से भारत को हमेशा धोखा ही मिला है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है। अब दिलचस्प बात यह होगी कि भारत के जो विपक्षी नेता हैं इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहेंगे। क्या इसके लिए भी कहेंगे कि ये मैनेज्ड है? और जब इस यूट्यूबर ने प्रधानमंत्री मोदी से और भी कई सवाल किए हैं, जैसे उसने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या उन्हें अकेलापन महसूस होता है, अगर ये सवाल कोई भारत का पत्रकार पूछ ले तो उस पर तुरंत आरोप लगने लग जाएंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी से कैसे आसान सवाल कर रहा है। इस पत्रकार ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से युवाओं के लिए क्या संदेश लेना चाहता है, वो संदेश भी उन्होंने लिया। इसलिए बड़ी बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात कर रहे हैं और हमारे देश के लोग अब भी शायद यही आरोप लगाएंगे कि ये सब कुछ मैनेज्ड है। अब आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है। नागपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। औरंगजेब के विवाद को लेकर नागपुर में हिंसा भड़क गई है। दो गुटों के बीच पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, क्योंकि इनमें से एक गुट औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक जुलूस निकाल रहा था और पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता हैं दिव्येश, जो नागपुर से सीधे आपको ताजा हालात के बारे में बताएंगे। दिव्येश जी, आपको बता दें कि बजरंग दल के जो समर्थक हैं वो सवेरे से ही नागपुर में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया था और उनकी ये मांग थी कि औरंगजेब की जो कब्र है, टूम है, उसे हटाया जाए। महल नाम का जो इलाका है वहां पर से बजरंग दल का जुलूस जा रहा था जब दो गुटों के बीच में झगड़ा होने लगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल किए गए कि कुछ जलाया गया है, कुछ कोई चीज जलाई गई है बजरंग दल के लोगों द्वारा, बट अभी उसके बारे में पुलिस कुछ क्लियर नहीं बोल रही है। पर महल इलाका, चिस्मिस पार्क इलाका, गणेश पेट इलाका, इन सारे इलाकों में आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई और पथराव किया गया। इसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं और पुलिसकर्मियों को अंत में भीड़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस के गोले दागने पड़े। और इसके बाद अब भी तनाव बना हुआ है इन सारे इलाकों में। चिटनेस पार्क, महल, गणेश पेट का इलाका और कोतवाली का जो इलाका है वहां पर अभी भी भारी पुलिस बंदोबस्त है और अभी भी कुछ इलाकों में तनाव बना हुआ है। और ये तनाव इसलिए बना हुआ है कि दो गुटों के बीच। अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की आखिरी खबर जल्दी से आपको आज ये बताएंगे कि क्या पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों को भी अब हनी ट्रैप में फंसाने लगा है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आगरा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो पाकिस्तान की एक महिला एजेंट को भारत के हथियारों के बारे में खुफिया जानकारी दे रहा था
और अंतरिक्ष में इंसान भेजने के भारतीय मिशन गगनयान के बारे में भी ये व्यक्ति पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। इसका नाम है रविंद्र कुमार। ये फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक चार्जमैन के पद पर नियुक्त था, लेकिन इस दौरान फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती हुई इसकी। महिला ने अपना नाम बताया नेहा शर्मा, और यह महिला असल में पाकिस्तान की PIO थी। इसका मतलब होता है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, और यह पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। इसने फेसबुक के जरिए पहले इस व्यक्ति से दोस्ती की, इसके बाद इसे हनी ट्रैप में फंसाकर इससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार होने वाले हथियारों और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। अब हम आपको यह बताते हैं कि ये जो मोडस ऑपरेंडाई है ये अब कैसे बदल रहा है, क्योंकि आरोप है कि इस चार्जमैन ने अंतरिक्ष में इंसान को भेजने के भारतीय मिशन गगनयान के बारे में भी इस महिला एजेंट को खुफिया जानकारी भेजी, और बाद में जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि जो महिला फेसबुक के जरिए इस संपर्क में थी इसके, वो असल में पाकिस्तानी एजेंट है जो हनी ट्रैप करके सेना और सरकार से जुड़े खुफिया ऑपरेशंस और हथियारों के बारे में जासूसी करती थी। इस पूरे मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, और वो ये कि अब ISI भारत के आम लोगों को भी, सिविलियंस को भी हनी ट्रैप करके भारत की सेना और सरकार की जासूसी करवा रही है। सुरक्षा कारणों से आज हम उन लोगों के नाम आपको नहीं बताएंगे जो इस हनी ट्रैप में फंसे, लेकिन यह जरूर बता सकते हैं कि जिन शहरों और इलाकों में बड़े बड़े डिफेंस इंस्टॉलेशंस होते हैं, जैसे एयरफोर्स स्टेशंस हैं, भारतीय सेना के, भारतीय आर्मी के बेस हैं, जहां डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर हमने अपने बड़े हथियार इंस्टॉल करके रखे हैं, या जहां पर हमारे और बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां सुरक्षा को लेकर चल रही हैं, ऐसे इलाकों में मौजूद केंद्रीय विद्यालयों के टीचर्स, स्टाफ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को हनी ट्रैप किया जाता है, और इसकी मदद से भारतीय सेना के बारे में जानकारियां जुटाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन संवेदनशील सैनिक इलाकों के केंद्रीय विद्यालयों में सेना के अफसरों और सैनिकों के बच्चे पढ़ते हैं, और उनके जरिए सेना के अफसरों की जासूसी कराई जाती है। सारा डेटा केंद्रीय विद्यालय में मौजूद होता है कि उस इलाके में कितने सैनिक रहते हैं, कितने अधिकारी रहते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके परिवार कहाँ रहते हैं, उनके पते क्या हैं, बच्चों के नाम क्या हैं। ये सारी जानकारी हनी ट्रैप करके उस केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को या स्टाफ से ले ली जाती है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को या वहां काम करने वाले कर्मचारियों को इसलिए हनी ट्रैप किया जाता है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही भारतीय सेना के ज्यादातर लोगों के सैलरी अकाउंट होते हैं, और अगर इन बैंकों का कोई बड़ा अधिकारी हनी ट्रैप में फंस जाए तो इन अफसरों की बैंक स्टेटमेंट, यानी भारत के जो सैनिक हैं उनके परिवारों के बैंक स्टेटमेंट, उनका आधार कार्ड, उनके KYC से जुड़े सारे कागजात इन बैंकों के पास होते हैं। वो कहां खर्चा करते हैं, कहां जाते हैं, कहां आते हैं, सारी जानकारी होती है, और ये सब जानकारियां बैंकों से ली जाती है। तो दो चीजें निशाने पर आ रही हैं, एक स्कूल और एक बैंक। हमें एक दस्तावेज मिला जिसमें पाकिस्तान की एक एजेंट एक केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन क्लर्क को फोन करके पूछ रही है कि वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती है, और बातों ही बातों में उसके बाद उसने इस व्यक्ति से दोस्ती कर ली और बाकी जानकारी जुटाने की कोशिश की। वो पूछ रही है कि इस स्कूल से सेना की स्क्वाड्रन यूनिट किस दिशा में है और यहां से कितनी दूर है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर को हनी ट्रैप करके उससे सेना के अधिकारियों की बैंक डिटेल्स को निकालने की कोशिश हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि अब सेना और सरकार की जासूसी आम लोगों के जरिए की जा रही है। और आज हमें कुछ ऑडियो क्लिप्स मिले हैं इस तरह की बातचीत के, जिसमें पाकिस्तानी लड़कियां इन लोगों से कैसे दोस्ती करती हैं, जरा सुनिए। हेलो। हाँ हेलो। या हाँ बोलो, अब आवाज आ रही है? क्या नेटवर्क इशू है तुम्हारे? यार मेरे यहाँ इंटरनेट भी प्रॉब्लम कर रहा था और नेटवर्क इशू भी था, दैट्स व्हाई मैं इंटरनेट पे ही ज्यादा, क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ था उस पे। बताओ आप। Where do you stay वैसे? रहते कहाँ पे हो? अब क्या मैं तुम्हें दोबारा से सब बताऊं, तुम भूल गए हो मुझे? हेलो। 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 हेलो, हाय। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Who's this? भूल गए? हेलो। हमारे देश के जो आम नागरिक हैं वो समझते हैं
कि पाकिस्तान से टक्कर लेने की सारी जिम्मेदारी भारत की सेना की है, सैनिकों की है, लेकिन ये जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की भी है। और अब भारत के जो नागरिक हैं वो निशाने पर आ गए हैं। इसलिए आज हम भारत के सिविलियन से, आम नागरिकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई महिला, अनजान महिला आपको संपर्क करने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर आपसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, तो आपको तुरंत सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस देश के सीक्रेट्स को बचाने की जिम्मेदारी, इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी उतनी ही है जितनी कि हमारी सेना की है, जितनी कि हमारे सरकार की है। इसलिए जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एक नया षड्यंत्र पाकिस्तान में चल रहा है कि भारत के स्कूलों में, भारत के बैंकों में और भी दूसरी जगह, कहीं भी अस्पतालों में लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया जाएगा और फिर उनसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी भारत के बारे में ली जाएगी। इसलिए अब भारत के आम लोगों के लिए ये एक चुनौती है कि वो भी एक सैनिक की तरह हमेशा सतर्क रहें और जिस प्रकार से आप अपने घर के बारे में, आप अपने परिवार के बारे में संवेदनशील जानकारी दूसरों को नहीं देते हैं, उसी प्रकार से ये घर जो है आपका देश, ये भी आपका एक घर है, इसकी जानकारी भी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए आप सावधान रहें। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हम सब का रिटर्न टिकट कंफर्म है और इस टिकट को कोई कैंसिल नहीं करवा सकता। इसलिए पृथ्वी लोक की इस यात्रा का पूरा आनंद लें। नमस्कार।